Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes we had completed the most important theories of CDP like Piaget's theory, Vygotsky theory and Kohlberg theory. So in this video I'm going to discuss with you the concept of intelligence, and this video includes concept of intelligence, characteristics of intelligence, IQ table and bell curve. तो ये जो कंसेप्ट है इंटेलिजेंस का देखने के लिए तो बड़ा इजी सा लग रहा है कि बुद्धि क्या है, तो इसको हम समझेंगे। बट ये जो बेसिकली ये जो इंटेलिजेंस कंसेप्ट है, दिस इज़ द वाइड टॉपिक और इसको हम सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। इसमें है जैसे इस वीडियो में हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थ्योरीज़ को कवर करेंगे जिसमें कि हम 7 to 8 थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस को लेकर अलग अलग डिबेट है, अलग अलग डिस्कशन हुई है कि आखिर बुद्धि क्या है, हम किस पर्सन को इंटेलिजेंट कहेंगे। बेसिकली ये जानने के लिए कि कौन पर्सन इंटेलिजेंट है या किसके पास बुद्धि है, तो जनरली किसी से अगर आप पूछो कि इंटेलिजेंट पर्सन कौन है या इंटेलिजेंस क्या है, तो आंसर विल बी यार उसने 99% मार्क्स लाए हैं, वो इंसान जो है इंटेलिजेंट है। तो हम इसी के बेस पे मापते हैं जो एजुकेशन में अच्छा होता है, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, हम उसी को मानते हैं कि वही पर्सन जो है इंटेलिजेंट है। अदर एस्पेक्ट को भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जितने भी हमारी थ्योरीज़ हैं उसमें हम देखेंगे कि एजुकेशन के अलावा भी अदर एस्पेक्ट होते हैं, अदर एरियाज़ होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोगों को इंटेलिजेंट कह सकते हैं कि हाँ ये पर्सन भी इंटेलिजेंट है। तो इसी को हम डिटेल में समझेंगे इंटेलिजेंस की आगे आने वाली थ्योरीज़ में। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इंटेलिजेंस वर्ड से कि ये जो इंटेलिजेंस शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसके द्वारा हुई है। तो ये गाल्टन ने सन 1885 में सबसे पहले इंटेलिजेंस शब्द को यूज़ किया। वैसे देखा जाए तो इनका इतना ज़्यादा वर्क नहीं है इस फील्ड में, बट हम कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है इस शब्द को 1885 में, और गाल्टन को ही माना जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बस इतना ही इनके बारे में जानेंगे। अब समझते हैं जो इंटेलिजेंस शब्द है ये लैटिन भाषा के इंटेलिजियर और इंटेलिजेंशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। तो इंटेलिजेंस जो शब्द है लैटिन भाषा के 2 वर्ड से लिया गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं इंटेलिजेंस क्या है। तो ये हमारी एबिलिटी होती है टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल, कि हमारी ऐसी क्षमता कि हम नॉलेज को एक्वायर तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद इसको अप्लाई करना, स्किल को डेवलप करना ही इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी है, अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है अकॉर्डिंग टू दैम की इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन जो सेग्रीगेट अगर इंटीग्रेट करके डेफिनेशन निकाले तो उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये निकल कर आती है कि इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट with the environment, ability to learn and ability to carry out the abstract reasoning। तो ये 3 चीज़ों का हमने ध्यान देना है, adjust, learn and abstract thinking। ऐसा पर्सन जो खुद को एडजस्ट कर सकता है एनवायरनमेंट में, लर्न कर सकता है एनवायरनमेंट से और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकता है एनवायरनमेंट में, तो उस पर्सन को हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ इंटेलिजेंट। कि अब देखो हमने प्रीवियस थ्योरी जब हेरिडिटी की थ्योरीज हमने की थी तो उसमें हमने डार्विन की थ्योरी में देखा था कि जो इंसान खुद को अडेप्ट नहीं कर पाता है ना सोसाइटी में, समाज में, एनवायरनमेंट में, तो वो उनकी जो स्पीशीज़ होती है वो विलुप्त हो जाती है। इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है एडजस्ट होना। तो ये इंटेलिजेंस पर्सन हम उसको ही कहेंगे कि दैट एबिलिटी जिसमें कि हम एडजस्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट में, खुद को लर्न कर पाते हैं कुछ एनवायरनमेंट से और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर पाते हैं एनवायरनमेंट में रह के। तो अगर ये एबिलिटीज़ है किसी में तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ इंटेलिजेंस, या इंटेलिजेंस की ये डेफिनेशन, इंटीग्रेटेड डेफिनेशन निकल कर आती है। अब अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, ये हम बाद में करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते थोड़ा बहुत क्या है कि देखो हर किसी इंसान में एक जैसी बुद्धि नहीं होती है, वेरी करती है। एक पर्सन की बुद्धि अलग होगी तो वहीं दूसरा जो पर्सन होगा वो अलग सोचेगा, उसकी बुद्धि अलग होगी। अब ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। अब बुद्धि की वजह से ही, इंटेलिजेंसी की वजह से ही हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं।
रिकॉग्नाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इसकी वजह से ही हम सिचुएशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी की वजह से ही हम लर्निंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं न्यू सिचुएशन में। और जो इम्पॉर्टेंट है इसमें जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। एनवायरनमेंट का और हेरिडिटी का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी इंटेलिजेंस में। कोई पर्सन अगर हेरिडिटी से लेकर अच्छे ट्रेड्स लेकर पैदा हुआ है लेकिन उसको एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा है तो उस जो ट्रेड का होना है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है ट्रेड्स तभी आपके यूज़फुल होंगे अगर उसको एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट दिया जाएगा। तो बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे, वैसे जितना भी अभी हमने कहा है वो रिटन फॉर्म में यही है कि एबिलिटी है हमारी नॉलेज को एक्वायर करने की और उसको यूज़ करने की। हमारी ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। जितना भी हम करते हैं अपने ब्रेन से, अपना मेंटल प्रोसेस से, दैट इंक्लूड्स द इंटेलिजेंस। यूजिंग रिसोर्स इफेक्टिवली, कि अगर हम इंटेलिजेंट है तो हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका हम इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। अडेप्टिबिलिटी है कि अडेप्ट कर सकते हैं हम ड्यू टू इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके इंटेलिजेंस का। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस इंटेलिजेंस को हम मेज़र कैसे करेंगे, कि देखना है कि कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। तो अब इस इंटेलिजेंस का मेज़रमेंट क्या है, कैसे हम मेज़र करेंगे। अब देखो रिसेंट जो कंसेप्ट है वो हम देखते हैं कि आईक्यू की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से हम स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में मेज़र करते थे कि कोई पर्सन कैसा है, कितना इंटेलिजेंट है। तो दैट इज़ गिवन बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट की हेल्प से हम पता लगा सकते थे कि कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है इनिशियल फेज में। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने इन 1905। इंपॉर्टेंट वन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आपका अल्फ्रेड बिने ने 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपको याद होगा पियाजे की थ्योरी में भी हमने किया था कि पियाजे वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड एट द बिनेज इंस्टीट्यूट, जहाँ पे इनका वर्क होता था इंटेलिजेंस टेस्ट बनाना। तो इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था 1905 में अल्फ्रेड बिने ने। इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट इज 1908। अब देखो 1905 से हम जा रहे हैं 1908 तक। अब 1908 में क्या हुआ था, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज के बारे में कंसेप्ट दिया था कि मेंटल एज क्या है, वो दिया था आपके थियोडर साइमन ने एंड बिने ने। इन दोनों का नाम आपके आ सकता है कि अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने मिलकर 1908 में कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज के बारे में दिया था कि मेंटल एज क्या है, आगे हम समझेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 1908 के बाद हम डायरेक्ट पहुंचेंगे 1912। अब 1912 में विलियम स्टर्न जी आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट दिया आईक्यू का कि आईक्यू की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, इन्होंने देखो इम्प्लीमेंट नहीं किया, जस्ट इन्होंने कंसेप्ट दिया, या हम कह सकते हैं कि हाँ कंसेप्ट दिया कि किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं कि कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। तो ये कंसेप्ट था विलियम स्टर्न का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इम्पॉर्टेंट वन कि IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लाई बाय 100 की बात नहीं करता है ये, जस्ट IQ इक्वल टू MA अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज जो कि है CA, सिर्फ ये बात करता है। अब इसको भी रिवाइज किया गया। ये सबसे पहले कंसेप्ट दिया है IQ का फॉर्मूला, सबसे पहले अगर बात करें तो विलियम स्टर्न ने दिया है कंसेप्ट इसका। फिर इसको आगे रिवाइज किया टर्मन ने 1916 में, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1916 में जो IQ का फॉर्मूला विलियम स्टर्न ने दिया था इसे रिवाइज किया फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम इस IQ को यूज़ भी किया। मतलब इसी के बेस पे आज की डेट में अगर हमें किसी का IQ मेज़र करना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मेज़र करते हैं कि कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है या कितना IQ है इस पर्सन का। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज़ MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई की बात करता है टर्मन। अब इसको रिवाइज किया है, ये जो फॉर्मूला है इसे रिवाइज किया है टर्मन ने 1916 में। ये डेट भी आपको फिक्स याद रखनी है। तो गिवन बाय टर्मन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे, तो इन्होंने ये रिवाइज किया है IQ का जो फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने, इसे रिवाइज करके इन्होंने जो ये फॉर्मूला दिया है दैट इज़ IQ इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम बात करें MA की, तो यहाँ पे MA क्या है, मेंटल एज है, CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज है। अब समझते हैं मेंटल एज क्या है, आपकी जो आपकी एज को एक्सप्रेस करते हैं,
मतलब अगर आप जो है 20 साल के हो और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आप इतना बिहेव करते हो कि आप 25 साल के हो, तो वो आपका मेंटल एज है। कोई बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी इतनी शार्प है कि वो 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है, तो उसके जो मेंटल एज होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे 5 ईयर। तो मेंटल एज इज एक्सप्रेस्ड एज द एज एट विच अ चाइल्ड इज परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअली। तो ये है उसकी मेंटल एज। और अगर हम बात करें CA की, क्रोनोलॉजिकल एज की, तो क्रोनोलॉजिकल एज इज़ द एक्चुअल एज ऑफ अ पर्सन, की जो उसकी एक्चुअल एज है, कि 5 साल 2 साल का बच्चा है, अगर वो उसकी जो मेंटल एज अगर वो 5 साल है, तो उसकी जो एक्चुअल एज क्या है, बिहेव तो है तो एक्चुअल एज 2 साल ना, तो उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज हम मान के चलेंगे दैट इज़ 2 ईयर। अब IQ जो सबसे देखो, IQ क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट पूछ लिया जाता है कि IQ क्या है, तो IQ का पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। और फर्स्ट टाइम विलियम स्टर्न ने इस शब्द की, हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति की है, या फिर इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया है, IQ शब्द को। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि अगर आपका मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के इक्वल है तो आपका IQ कितना होगा। सपोज दैट अगर आप 2 साल के हो और 2 साल की ही आप जो है आपकी मेंटल एज है, आप 2 साल के जितना ही बिहेव करते हो, तो आपका IQ कितना होगा। अब फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे इसको, MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। अगर MA कितना है, 2 साल है, CA कितना है, अगेन 2 है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह से अगर आपका जो IQ हो जाता है, IQ विल बी इक्वल टू 100, तो दैट मीन्स IQ कितना होगा आपका 100। सेम केस में अगर हम बात करें, मेंटल एज आपका क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है। सपोज दैट आपकी मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर आप 2 साल के हो, वही वाला एग्जाम्पल, और आपकी मेंटल एज कितनी है, 5 ईयर है, तो दैट मीन्स अगर हम इसको पुट करें मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 में, तो आपका IQ कितना होगा, मोर देन 100 होगा आपका। आप जो है एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, IQ आपका 100 से ज़्यादा होगा। वहीं दूसरे केस में अगर आपका मेंटल एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज से, मतलब आप 5 साल के 2 साल के हो और आपका जो बिहेवियर है, आप जो सोचते हो, वो आप 1 साल के बच्चे जितना सोचते हो, तो दैट मीन्स आपकी वहाँ पे मेंटल एज कम है, तो आपका जो IQ होगा दैट इज़ लेस देन 100, आपका एवरेज से कम होगा, 100 से कम IQ के साथ आप पैदा होंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज एंड IQ का। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बच्चा है, उसकी जो मानसिक आयु है या मेंटल एज है, वो सपोज दैट मेंटल एज कितनी है, 30 है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, 20 है, तो IQ कितना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज कितना कहा, 30 है, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है, 20 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इस तरह से ये निकल जाएगा हमारे पास 150। तो दैट मीन्स 150 क्या होगा आपका, IQ होगा आपका 150। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, खुद में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है इंटेलिजेंस का। देखो अभी हमने सीखा कि हम कैसे जो है IQ टेस्ट निकालते हैं, किसी का अगर हमें IQ चेक करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो उस समय ये क्या हुआ, USA में बहुत पॉपुलर हुआ ये IQ टेस्ट, बहुत फेमस हुआ। वहाँ के लोगों ने हर एक तीसरे इंसान का IQ टेस्ट करवाते थे, चाहे वो अपने बच्चों का करवा रहे हैं, अपना करवा रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबका IQ टेस्ट करवाया जाता था। तो जिससे उनके पास IQ का जो डाटा है वो कलेक्ट हो गया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस डाटा को इन्होंने ग्राफ में शो किया, और ये जो ग्राफ है बहुत ही फेमस हुआ है, और इसी ग्राफ को हम कहते हैं बेल कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या IQ ग्राफ ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इन्होंने मतलब इस डाटा को कि जितने लोग कितने परसेंट इंटेलिजेंस है, तो कितने परसेंट जो है नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, कितने इससे अबव आते हैं, तो इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। कहने का मतलब ये है। तो आइए समझते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऐसे साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे, तो एक्स एक्सिस में जो ये दिखाया है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें शो किया है IQ, मतलब 100 है, ठीक है, 115 है, 130 है। तो IQ की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, IQ स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई आपकी एक्स एक्सिस में, और वहीं पे जो वाई एक्सिस है वो बता रहा है कि कितने परसेंट आपके मतलब अगर आप 100 IQ के साथ पैदा हो रहे हैं, 100 आपका IQ है, तो कितने परसेंट लोग आपके 100 IQ वाले हैं वो दिखा रहा है।
अब देखो जैसे बीच में है 100 है, फिर इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है 15-15 का डिफरेंस लिया है, 115, 130, 145। तो ये IQ हमने डिनोट किया है कि 100 IQ, 115 IQ। अगर हम रिवर्स चले तो इसमें 85 माइनस 15 कर देंगे, 70 IQ, 55 IQ। अब इसमें हम देखेंगे, अब देखो जो 100 IQ वाले लोग हैं उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो दैट मीन्स 100 IQ वाले की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। जिन पर्सन के IQ 100 है, एवरेज है, ऐसे पर्सन वहाँ के जो एरिया है USA में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो 100 जिन बच्चों का IQ एवरेज है 100 है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद देखा गया कि जिनका 100 से 115 के बीच है, 100 से 115 के बीच है, ऐसे पर्सन का IQ देखा, और ये देखा गया कि 34% लोग ऐसे हैं जिनका 100 से 115 के बीच है। वहीं पे जिनका IQ 115 से 130 है 14% लोग हैं। 130 से 145 वाले सिर्फ 2% है। 145 से अबव जिनका जो गिफ्टेड से ऊपर है, अबव है, सिर्फ 1% या इससे कम लोगों का जो IQ है वो इतना है। वहीं पे दूसरी साइड देखा गया कि 85 से 100 के बीच जिनका IQ है वो अगेन 34% है। 70 to 85 14% लोग हैं। 55 से 70 के बीच 2% लोग हैं, और 55 से कम जिनका IQ है वो भी बहुत कम परसेंटेज उनकी है जिनका जो IQ है वो 55 से कम है। तो कहने का मतलब है ये देखा गया कि आपका 50% जनता ऐसी है जिनका IQ आपके 100 से 145 के बीच है, और 50% जनता ऐसी है जिनका IQ आपके 100 से कम है, और मतलब 100 से कम है। तो ये देखा गया। अब हम बात करेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि 130 से अबव ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनका IQ जो है 130 से अबव है। तो 2% इसका आंसर हो सकता है, या 2 से ज़्यादा इसका आंसर हो सकता है। तो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो इतना पता लग गया, और हम बता सकते हैं कि जितने IQ आपका ज़्यादा है, जैसे 100 है, 115 है, मतलब जितना IQ आपका बढ़ता जाएगा उतनी आपकी परसेंटेज क्या है, घट रही है, उतने कम लोग हैं। वैसे ही सेम साइड अगर हम देखें तो जितना IQ आपका कम है उतने भी कम लोग हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, एक बार इस तरह का क्वेश्चन आया था कि 10 साल का बच्चा है, IQ स्कोर में 130 IQ स्कोर करता है। तो इस केस में मतलब वो कितने परसेंट बच्चों से कम स्कोर कर रहा है। अब हम देखेंगे कि 130 अगर वो स्कोर कर रहा है तो उससे ज़्यादा कितने हैं, 2, या हम मान के चले अगर ये 1% है तो 3% जनता ऐसी है, 3% जनता ऐसी है जो 130 से ज़्यादा स्कोर कर रही है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि इससे कम कितने परसेंटेज लोग हैं, कि कितने परसेंट जनता ऐसी है जो इस बच्चे से कम स्कोर कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 3% से ज़्यादा स्कोर कर रही है तो आंसर विल बी 97% लोग ऐसे हैं जो इस बच्चे से कम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है बेल कर्व का, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। यहाँ से अगर डिफ़िकल्ट से भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे ना तो वो यहाँ से आएगा। बाकी तो इजी है, थ्योरी को समझना तो हमारे लिए बहुत इजी है। अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेडागोजी में तो वो यहाँ से आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का मैंने मार्किंग की है, तो ये है आपका डेविएशन। इसको जो है हम कहते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। इसमें जैसे 100 को लिया है हमने, 100 अगर IQ जिनका है तो उनको लिया है सिग्मा, इसको अगर प्रोनाउंस करें तो हम सिग्मा न्यू लिया है, सिग्मा 1 लिया है आपका 115 को, 130 को लिया है सिग्मा 2, फिर 115 को लिया है सिग्मा 3। तो यहाँ से भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल। इस तरह का क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जिनका हाई क्रिएटिविटी है, हाई मोटिवेशन है, हाई इंटेलिजेंस है, तो ये किस एरिया में आप इसको इंक्लूड करेंगे? क्या सिग्मा 1 में आएगा बच्चा, सिग्मा 1 में आएगा, सिग्मा 0 में आएगा, सिग्मा 2 में आएगा, या सिग्मा 3 के अबव आएगा? देखो 3 चीज़ें हाई है बच्चे की, क्रिएटिविटी हाई है, मोटिवेशन ज़्यादा है, इंटेलिजेंस बच्चा ज़्यादा है, कमिटमेंट ज़्यादा है, तो दैट पर्सन विल बी लाई इन द सिग्मा 3। तो वो गिफ्टेड बच्चा होगा और सिग्मा 3 की कैटेगरी में लाई करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। एक और कंसेप्ट है, रेंजोली कंसेप्ट है। रेंजोली ने ये दिया है गिफ्टेड बच्चों को लेकर, ये कंसेप्ट दिया है कि रेंजोली गिव द 3 रिंग मॉडल
एंड टॉक अबाउट द गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि हाई एबिलिटी होती है उनमें, हाई क्रिएटिविटी होती है और हाई कमिटमेंट होती है, कि जिनमें ये एबिलिटी पाई जाती है, ये तीनों चीज़ें हाई पाई जाती हैं, वो बच्चा कहलाता है आपका गिफ्टेड बच्चा, गिफ्टेड चिल्ड्रन कहलाता है अकॉर्डिंग टू रेंजोली। क्वेश्चन आता है, इन्होंने रिंग मॉडल दिया है, स्क्वायर मॉडल दिया है, जो भी एट्सेट्रा, तो आपको पता होना चाहिए रेंजोली ने दिया है रिंग मॉडल, जो कि डिफाइन करता है गिफ्टेड बच्चों को कि ए से याद रखना, एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट, जिनकी ये चीज़ें अवेलेबल है, जिनको ये चीज़ें पाई जाती है, तो दैट पर्सन विल बी नॉन एज गिफ्टेड बच्चा या गिफ्टेड चाइल्ड। तो दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ क्लास, जिसमें हमने बात की, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमने कंसेप्ट देखा इंटेलिजेंस का, बेल कर्व को जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, और हमने अच्छा एक कॉन्सेप्ट रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, IQ जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टेप अप।